Hello students, I am Sarpan Singh, your physics teacher, and today we will study about class 9 physics के chapter 3 gravitation से universal law of gravitation। previous classes हमने पढ़ा था what is gravitation, आज हम पढ़ेंगे universal law of gravitation। सबसे पहले gravitation बता दें कि we know that earth attracts all the other objects with a force and this force is called gravitational force of earth। And here universal law of gravitation, the universal law of gravitation was given by Newton। universal law of gravitation को न्यूटन ने दिया था, इसलिए so it is also known as Newton's law of gravitation, इसलिए इसको हम Newton's law of gravitation कहते हैं। and according to universal law of gravitation every body in the universe attracts every other bodies with a force which is directly proportional to the mass of the body, to the product of the mass of the body, and inversely proportional to the square of the distance between them। means suppose that एक बॉडी है हमारे पास A और एक दूसरी बॉडी है हमारे पास B, जिसके अलग अलग मासेस हैं। मान लेंगे कि इस बॉडी का मास कितना है m1, इस बॉडी का मास कितना है m2, और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वह कितना है r है। तो उस कंडीशन में यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सेज दैट एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट और बॉडी विथ अ फोर्स। कोई भी बॉडी यूनिवर्स में, बताया था मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स में, कि कोई भी बॉडी, जैसे दो यहाँ पे हमारे पास दो ये बॉडी है, तो इन दोनों बॉडीज के बीच में भी एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो कोई भी दो बॉडी, चाहे वो अर्थ और सन हो, सन और मून हो, मून और अर्थ हो, या अदर कैलेस्ट्रियल बॉडीज हो, या हमारे अर्थ के ऊपर जितनी भी सारी बॉडीज हैं, हर दो बॉडीज के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है, जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन का जो यूनिवर्सल लॉ है, जो पूरे ब्रह्मांड में इस लॉ को फॉलो किया जाता है, वो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है, सेज दैट एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडीज, मतलब हर दो बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है विथ अ फोर्स, मींस एफ। किस फोर्स से अट्रैक्ट करती है? सर करती है एफ से, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। मींस एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 into m2 and inversely proportional to the distance between them, sorry, square of the distance between them। और f is inversely proportional to 1 upon r square। यही क्या होता है? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है कि अगर कोई दो बॉडीज हैं तो उन दोनों बॉडीज के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उन दोनों बॉडीज के मास के प्रोडक्ट के, मतलब f is directly proportional to m1 into m2 and f is inversely proportional to square of the distance between them। इन दोनों के बीच में जितना डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्या? f। तो यहां से हमें दो इक्वेशन मिलता है। यही दोनों इक्वेशन क्या कहलाता है? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहलाता है। अब इन दोनों को कंबाइन करेंगे, कंबाइन इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो देखो दोनों LHS के क्या है? F है। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये हम लिख सकते हैं F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। और इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट लगाते हैं, और यहाँ पे हम कांस्टेंट लगाएंगे कैपिटल G। मींस F इक्वल्स टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये होता है हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वेयर कैपिटल G इज इक्वल टू यूनिवर्सल
ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल जी क्या है तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटा के हम एक कांस्टेंट लगाते हैं कैपिटल जी, जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहलाता है। ठीक है, अगर हम यहां से g की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें कि g की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो यहां से हो जाएगा हमारा कैपिटल G इक्वल्स टू आर स्क्वायर, इधर आएगा मीन्स एफ आर स्क्वायर अपॉन में m1 m2 नीचे आ जाएगा m1 m2। तो यहां से ये कैपिटल G की वैल्यू हो जाती है एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। अब इसका अगर हम एसआई यूनिट निकालना चाहें, किसका, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, एसआई यूनिट ऑफ G इक्वल्स टू एफ का क्या होता है न्यूटन, आर स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर डिस्टेंस है, अपॉन में किलोग्राम स्क्वायर m1 इंटू m2, किलोग्राम किलोग्राम का स्क्वायर। तो ये एसआई यूनिट हो जाएगा कैपिटल जी का न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, ये हो जाता है कैपिटल जी का एसआई यूनिट। अब रही बात कि इस कैपिटल जी क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, मतलब ये एक तरह से कांस्टेंट है, मतलब इसकी वैल्यू कहीं चेंज नहीं होती है। जब इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू होती क्या है, अगर हम मान लें कि m1 इक्वल टू 1 kg, m2 इक्वल टू 1 kg और r इक्वल टू 1 मीटर, जो हमारा एसआई यूनिट होता है, अगर 1 यूनिट सबको मान लें तो जो फोर्स की वैल्यू निकलती है वही क्या होती है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होती है। और कैपिटल G की वैल्यू जो होती है मींस द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन which exist between two bodies of unit masses kept at a distance from each other. The value of universal gravitational constant G has been found to be 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। देखो, जब इसके एक एक यूनिट को लेके और 1 मीटर के यूनिट 1 यूनिट डिस्टेंस पे 1 यूनिट केजी के ऑब्जेक्ट को लेके जब इनके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स देखा गया और उसकी जो वैल्यू निकाली गई, तो उसी के अकॉर्डिंग कैपिटल G की वैल्यू बताई गई। और ये कैपिटल G की वैल्यू जो होती है 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होती, ये होती है हमारी कैपिटल G की वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये वैल्यू कहीं कहीं वेरी कर सकती है, कहीं कहीं 6.7 लिखा रहता है, कहीं 6.667 लिखा रहता है। ठीक है, बेसिकली मेन यही वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था। आगे हम जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स होल्ड द सोलर सिस्टम, जो हमारा सोलर सिस्टम है जिसमें बीच सेंटर में क्या है हमारा सन है, सन के चारों तरफ हमारे 8 प्लेनेट मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून, प्लूटो क्या करते हैं, राउंड लगाते रहते हैं। और राउंड कैसे लगाते हैं, तो एक सर्कुलर पाथ में क्या करते हैं, राउंड लगाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट या एक बॉडी से दूसरे बॉडी के बीच में जो फोर्स लगता है उसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। और वही फोर्स जो है हमारे सोलर सिस्टम को होल्ड किए हुए है, जिससे सन के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में अर्थ चक्कर लगाते हैं, बाकी सारे प्लैनेट्स भी चक्कर लगाते हैं, और अर्थ के चारों तरफ मून चक्कर लगाता है, और बाकी सारे प्लैनेट्स के भी अपने जो है सैटेलाइट है वो क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, राउंड करते रहते हैं। तो इन सब को कौन सा फोर्स होल्ड करके रखा हुआ है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स पूरे हमारे कैलेस्ट्रियल बॉडीज को क्या किया है, होल्ड करके रखा हुआ है, जिससे सारे अपने पास में क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, आगे जो आता है द टाइड्स इन द सी फॉर्म बाय द राइजिंग एंड फॉलिंग वाटर लेवल इन द सी आर ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्हिच मून एंड सन एक्सर्ट ऑन द वाटर सरफेस इन द सी।
कभी कभी क्या होता है समुद्र में ज्वार भाटाएं उठती है, तो कभी कभी बड़ी ऊंची लहरें उठ जाती हैं, फिर एक ही बार नीचे चली जाती हैं। तो वो जो अप एंड डाउन होता है लहरों का समुद्र में, वो सन और मून के अट्रैक्शन के या ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू होता है। ठीक है, उसी से ज्वार और भाटा क्या होता है, उठते हैं, जिसको हम टाइड्स कहते हैं, जो समुद्र में होते हैं। ठीक है, या ऊंची ऊंची जो लहरें उठती हैं वो किससे क्यों उठती हैं, मून और सन के ग्रेविटेशनल फोर्स के अट्रैक्शन फोर्स के थ्रू उठती। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा, इसलिए इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर कुछ ना समझ में आए तो इस कमेंट में जरूर पुट करें। थैंक यू।